आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जापान के 2 रोज़ा दौरे पर टोक्यो पहुंचे। भारतीय बिरादरी और जापान के लोगों ने किया पुरजोश इस्तकबाल। 15वें भारत जापान सालाना सरबराह इजलास में करेंगे शिरकत। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज गुवाहाटी में नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब की करेंगे शुरुआत। एनडीए पंचायत नुमाइंदा इजलास से भी करेंगे खिताब। मईशत के महाज पर अच्छी खबर। जुलाई में मुल्क की सनती पैदावार में इजाफे की शरह 4 माह की बुलंद सतह 3.5% पर। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग और चमोली के देवाल में बादल फटा। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कई मकामात पर बंद। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में राहत रसानी का काम तेज। और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के यौम पैदाइश पर मुल्क भर में मनाया जा रहा है कौमी यौम खेल। मरकजी वजीर खेल मनसुख मांडविया ने मुतादिद खेल मुकाबलों का किया इफ्तिताह। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने 2 मुल्कों के दौरे के पहले मरहले में जापान पहुंच गए हैं। वो जापानी वज़ीर आज़म शिगेरू इशिबा की दावत पर टोक्यो में 15वें सालाना सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे और इस दौरान दोनों ममालिक खुसूसी स्ट्रेटेजिक और आलमी शराकतदारी के अगले मरहले की तश्कील पर तवज्जो मरकूज करेंगे। और इस दौरान दोनों ममालिक खुसूसी स्ट्रेटेजिक और आलमी शराकतदारी के अगले मरहले की तश्कील पर तवज्जो मरकूज करेंगे। जापान पहुंचने पर वजीर ममलिकत बराए उमूर खारजा मियाजी ताकुमा ने पीएम मोदी का इस्तकबाल किया। गुज़िश्ता 11 सालों में भारत जापान शराकतदारी ने मुसलसल अहम पेशरफ्त की है और अब इक़्तिसादी और सरमायाकारी के ताल्लुक को नई बुलंदियां देने और एआई और सेमीकंडक्टर जैसी नई और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में ताउन बढ़ाने की कोशिशें की जाएंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने जापान दौरे के पहले दिन जब होटल पहुंचे तो वहां मौजूद एनआरआईज और जापान के लोगों की एक बड़ी तादाद ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। खास बात यह थी कि जापानी निज़ाद अफराद ने भारतीय लिबास और सकाफती रिवायत में वज़ीर आज़म मोदी का इस्तकबाल किया और इस दौरान कहीं कहीं गायत्री मंत्र का अनोखा संगम नजर आया और पधारो महारो देश की रिवायत भी नजर आई। ಜಪಾನಿಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಂ. ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಃ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೆಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಓಂ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯन्तु ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. मोदी से मिलकर के भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह है और क्या कुछ उनको लगा, आप बताएं, क्या कुछ माहौल नजर आया? बहुत अच्छा लगा जिस हिसाब से वो विकास कर रहे हैं और 15 समिट कर रहे हैं इंडिया और जापान का,
यहाँ से लोगों को 5 लाख लोगों को जो ट्रांसफ़र करेंगे और जो इंडिया तरक्की पे जा रहा है उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। I love you, Modi. You are the best PM of the whole world. We love you. मुझे लगा कि एक तरह से ऑपरेशन संदूर की भी एक गूंज सुनाई दी है यहाँ पे। एक बार थोड़ा सा बताएं, आपकी मुलाकात हो पाए? मैं पहली बार मोदी जी से मिली हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड थी मोदी जी से मिलने के लिए। एक जो उनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि जहाँ भी जाते हैं हमारी जो सॉफ्ट पावर है, जो कल्चर है, हमने उनसे बात की। हमने जापान में शिव जयंती पहली बार की और उन्होंने हमें बताया कि हमें गणेश मूर्ति की स्थापना भी शिव जयंती में करनी चाहिए और गणेश मंडल के अंदर शिवाजी महाराज की मूर्ति भी रखनी चाहिए। मतलब वो कितनी सोच रखते हैं और जो सॉफ्ट पावर है, जो भारत को विश्व गुरु बनाने की उनकी कामना है, हम सब उनके सैनिक हैं। जिस तरह से मोदी जी ने आज यहाँ जापान वो आए और तुरंत हम भारतीय समुदाय से वो जो मिलने आए, उनका जो उत्साह और हमारे प्रति प्रेम और भारतीयवासियों ने भी जो आज उन्हें प्रेम दिखाया है, उस प्रति हम आज एकदम गदगद हो गए हैं। हिंदी कहाँ से सीखी आपने? हिंदी फिल्म से सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ। और राजस्थानी कनेक्शन क्या है आपका? राजस्थानी कनेक्शन क्या, तो बेसिकली मैं डांस और गाना सीख रही हूँ 13 साल से। राजस्थान जापान आते रहते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का आपने किस तरह से स्वागत किया, एक बार हमें बताइए। हाँ, तो हम हिंदी भाषा में स्वागत किया है और अंत में आखिर में हम राजस्थानी भाषा में स्वागत किया है। एक बार हमें बोल के दिखा सकते हैं? पूरा नमस्कार मोदी जी, जापान में आपका हार्दिक स्वागत है और हम दिल से आशा करते हैं कि भारत और जापान के बीच और भी गहरी मित्रता और सहयोग स्थापित हो। फिर राजस्थानी में पधारो हमारे देश। तो देखिए, न सिर्फ हिंदी बल्कि स्थानीय जो भाषा है उसको भी जापान के लोग किस तरह से अपना रहे हैं, वो एक अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है दोनों ही संस्कृतियों का। प्रधानमंत्री मोदी ने आपके कार्यक्रम को देखा, कैसा लगा आपको, कैसा अनुभव रहा? अनुभव कुछ भाषा से नहीं बता सकते हैं कि मैं तो 30 साल से तबला बजाता हूँ और गुरुजी के आशीर्वाद से आज तक तबला रियाज अपना अभ्यास करते हैं, प्रोग्राम भी देते हैं। लेकिन मेरे लिए 30 साल में सबसे अच्छे दिन आज आ गए हैं और मेरे ही नहीं है, ये बाकी सभी मेंबर के लिए सबसे अच्छे दिन आ गए हैं, क्योंकि मोदी जी तो अभी इंडिया का लीडर ही नहीं है, पूरे दुनिया का लीडर है। तो दुनिया के सबसे उच्च स्तर पर आप वो कोई प्रधानमंत्री के सामने हम लोग वो आज बजाने की मौका मिले हैं, इतना खुशी तो आज तक नहीं मिले और कभी नहीं मिल जाएंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भारत की बात को भारत के बाहर भारतवंशियों के बीच रखने का काम करते हैं, भारतीय समुदाय भी उन्हें पा करके अद्भुत रूप से आह्लादित है और ऐसा लग रहा है कि जो भारत की सॉफ्ट पावर है वो जापानी नहीं पूरी दुनिया में और विस्तार पाने के लिए इस वक्त तैयार नजर आ रही है। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, टोक्यो। और भारत और जापान की दोस्ती कई दहाइयों पुरानी है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जापान के दौरे के बाद कारोबार के मैदान में नुमाया इजाफा दर्ज किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के बारे में भारत के ताजिरों का क्या ख्याल है, हमारे नामानिगार अजय मिश्रा ने उनसे बात की। वैसे तो भारत और जापान की दोस्ती दशकों पुरानी है, लेकिन कारोबार को अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे के बाद में यहाँ पर जो सेंटिमेंट है उसमें अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है और भारत के कारोबारी इस दौरे को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं। हमारे साथ ऐसे ही कुछ कारोबारी हैं जो कि बात करने के लिए इस वक्त। शाम जी, थोड़ा सा आप बताएं कि किस तरह से आपके एक्सपोर्ट्स में बढ़ावा हुआ है मोदी जी की वजह से। भारतीय मिलेट्स कोई जानता नहीं था, जब से मोदी जी आए योगा दिन के सभी जितने भी पार्टिसिपेट हुए सबको मिलेट्स का ही प्रोडक्ट दिया जाता है। पहले कोई पानी पूरी को समझ, जब से मोदी जी ने अबे सन के साथ एक बार पानी पूरी खाई तो हर घर में पानी पूरी पहुंच गई जापान में। ट्रैवल टूरिज्म किस तरह से प्रभावित हुआ है, थोड़ा सा आप हमें समझाइए, और कैसे क्या अब जापान के लोग भारत में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं? कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम काफ़ी बढ़ चुका है जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने 2014 से, जब से उसके अंदर 200% से 300% ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। उनके आने से जापानीज़ लोग इंडिया में जाके कल्चर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं। भारत और जापान के बीच में जो कारोबारी संबंध हैं वो कैसे मजबूत हुए हैं और इसे और बेहतर कैसे बनाया जाए? देखिए, भारत और जापान के संबंध जैसे आपने कहा कि बहुत पुराने हैं, मैं भी यहाँ पर करीब 50 साल से हूँ, तो इसकी वजह से मैं जानता हूँ कि आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें जो अब हमारे मोदी गवर्नमेंट ने जो सहूलियत दी हैं कि वो जल्दी से जल्दी वो खोल सकते हैं और उसके कितने टैक्सेस और उस सब चीज़ों को ख़त्म किया गया, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जिसकी वजह से इसमें बिज़नेस और बढ़ेगा। भारत और जापान एक दूसरे के पूरक हैं, जो चीज़ हमारे यहाँ नहीं है वो इनके पास है, जो कि
टेक्नोलॉजी है और पैसा है, और हमारे पास काम करने वाले लोग हैं और जगह है। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये काम और आगे ही बढ़ेगा। और आनंद जी, चूँकि आप यहाँ पर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से आते हैं, ये जो भारत का स्वाद है वो कैसे विस्तार ले रहा है जापान में, थोड़ा सा बताइए। और मुझे पता चला है कि रेस्टोरेंट की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। जी बिल्कुल, पिछले 25 साल से हम लोग इस बिज़नेस में हैं, और पहले जापान में इंडियन रेस्टोरेंट में सिर्फ कड़ी और नान के लिए ही जाना जाता था, लेकिन जैसे जैसे मोदी जी का यहाँ पे विजिट बढ़ रहा है, लोग नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब जिस तरह से अनिल जी, चूँकि आप तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को देख रहे हैं, आप सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं, थोड़ा सा हमें समझाइए कि ये जो पूरा का पूरा कौन से प्रॉमिसिंग सेक्टर हैं जिसमें भारत और जापान के बीच में कारोबार और ज़्यादा बढ़ सकता है। प्रॉमिसिंग सेक्टर बेसिकली टेक्नोलॉजी के सेक्टर में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और यहाँ 53,000 इंडियंस हैं और मैक्सिमम आईटी में हैं, इसलिए यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं। और टेक्नोलॉजी, एआई रिलेटेड सेक्टर्स बहुत सारे नए कंपनीज आएंगे अभी इंडिया जापान के कोलैबोरेशन में। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर जो सेमीकंडक्टर पर फोकस दिखने जा रहा है, जो बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ने जा रहा है, उसका असर भारतीय कारोबार पर सकारात्मक रूप से दिखाई देगा, और आने वाले दिनों में दोनों ही देशों के बीच जो कारोबारी संबंध है वो कई गुना आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, टोक्यो। और बीजेपी के सीनियर लीडर और उमूर दाखिला व इमदादे बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आसाम के दौरे पर हैं। साइबर सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए अमित शाह आज गुवाहाटी में नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब और कई दीगर प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। अमित शाह गुवाहाटी के राजभवन में ब्रह्मपुत्रा विंग का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे, और इसके अलावा अमित शाह एनडीए पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन और आसाम के साबिक वजीर आला गुलाब बोरबोरा जी की 100 साला पैदाइश की तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। अमित शाह ने कल गुवाहाटी में रियासती बीजेपी हेडक्वार्टर में आसाम बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग की सदारत की, जिसमें 2026 में होने वाले असेंबली इंतखाबात की हिकमत अमली और तैयारियों का जायजा लिया गया। एक्स पर पोस्ट करते हुए अमित शाह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हेमंत बिस्व शर्मा हुकूमत आसाम के लोगों की उमंगों को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के हर कारकुन को एक खुशहाल आसाम की तश्कील के लिए खुद को वक्फ करना चाहिए। और जात पात के साथ साथ बिहार की सियासत में अमन अमान, रोजगार और बदउनवानी जैसे मसाइल भी नुमाया हो गए हैं। जंगल राज बमुकाबला गुड गवर्नेंस पर बहस जारी है, लेकिन इन तमाम बहसों के दरमियान SIR का मसला भारी पड़ रहा है, और इस मामले पर हुक्मरान जमातों और अपोजिशन के दरमियान शदीद घमासान जारी है। आइए देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। SIR के अमल के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 65 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इसका जायजा लिया जा रहा है, जबकि अपोजिशन जमातों का दावा है कि ये वोटर्स को हक़ राय दही से महरूम करने की कोशिश है। ये न सत्ता पक्ष का मुद्दा है, न विपक्ष का मुद्दा है। कन्फ्यूजन है कि ये विपक्ष का मुद्दा है, कतई नहीं। ये मुद्दा है लोकतंत्र को बचाने की। ये मुद्दा है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान दिया, उस संविधान को सुरक्षित रखने का। ये मुद्दा है यहाँ के एक एक नागरिक का, चाहे वो पक्ष में हो या पक्ष में हो, उसकी आज़ादी और स्वतंत्रता का। यहाँ एनडीए SIR के मामले पर ऑपोजिशन को कटहरे में खड़ा कर रहा है और कह रहा है कि जाली वोटरों को इंतखाबी अमल से बाहर रखना इलेक्शन कमीशन का कानूनी काम है। विपक्ष के पास एक ही मुद्दा है कि मतदाता सूची से नाम हटाया जा रहा है। तो अगर मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम 3 जगह है, 4 जगह है, 5 जगह है, या मृतक परिवार है, लड़की की शादी हो चुकी है, ससुराल चली गई है, 2-2 बच्चे उसके पास है, और सबका नाम अगर यहाँ पर आप रखेंगे एक जगह, वहाँ भी रखेंगे, तो मतदाता सूची में डबल जो नाम है, ट्रिपल नाम है, अगर उसको इलेक्शन कमीशन अगर भारत का निर्वाचन आयोग अगर हटा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तज्जिया कारों का ख्याल है कि रियासत में अपोजिशन का किरदार तामीरी से ज्यादा मनफी है। SIR ऐसा मुद्दा हो गया है, इसको मैं मानता हूं कि कांग्रेस और महागठबंधन ने इसको अब पूरे देश में इसी मुद्दे को वो मैसेज देना चाहते हैं कि भाई चुनाव आयोग के माध्यम से जो सत्तारूढ़ दल है एनडीए, प्रधानमंत्री बेईमानी करते हैं। लेकिन और तो अब तो
ये हंसी का पात्र हो गया पूरा अभियान। महाराष्ट्र में जिस सूची की बात की थी, जिस एजेंसी ने से वो फीडबैक लेते थे, वही कहा कि ये तो हमारा डाटा गलत था, सॉरी फॉर, वही माफ़ी मांग रहा है, जिस आधार पर पूरा SIR का विरोध हो रहा है। सियासी तौर पर बिहार और बंगाल में होने वाले इंतखाबात के पेश नज़र तृणमूल कांग्रेस, TMC कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल RJD को लगता है कि अगर SIR के मामले पर हुकूमत को घेरे में नहीं लिया गया तो इससे उनके बुनियादी वोट बैंक को नुकसान पहुंच सकता है। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। अगर मुद्दों की बात करें तो राज्य के सियासी तापमान में चर्चा सिर्फ SIR की है। विपक्ष जहां SIR को लेकर सत्ता पक्ष पर हावी है, वहीं सत्ता पक्ष विगत के सालों में किए गए अपने विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ कुमार आलोक, DD न्यूज, पटना। और बिहार के बोधगया के निदानी गांव के वोटरों से मुतालिक कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के इल्जामात का जिला मजिस्ट्रेट ने जवाब दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वाजे किया है कि कई गांव में मकानात के नंबर अलॉट नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से वोटर फहरिस्त में घर के अलामती नंबर दिए गए हैं। उन्होंने लिखा है कि जिन वोटर्स का जिक्र किया गया है वो सभी गांव में मौजूद हैं और सही वोटर हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने वोटरों की वीडियो भी पोस्ट की है, जिसमें निदानी गांव के बूथ नंबर 161 के वोटर खुद सूरत हाल को वाज़े कर रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया था और इल्जाम लगाया था कि गांव के मकान नंबर 6 में 947 वोटर्स हैं। तकरीबन हर रोज हल्की से दरमियानी बारिश की वजह से दिल्ली NCR में मौसम खुशगवार बना हुआ है। दर्जे हरारत में भी कमी देखी जा रही है। महकमे मौसमियात ने दिल्ली NCR में 3 सितंबर तक हर रोज बारिश की पेशगोई की है। हरियाणा और पंजाब में नदियां तुग़यानी पर हैं। मुसलसल बारिश की वजह से कई अजला की बस सर्विस मुतासर हुई हैं। महकमे मौसमियात ने हरियाणा और पंजाब में 2 सितंबर तक मुसलसल बारिश की पेशगोई की है और इसके साथ ही महकमे मौसमियात ने झारखंड में 30 अगस्त को बारिश की पेशगोई की है। राजस्थान के धौलपुर में शदीद बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा नजर आया और साथ ही पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश भी लोगों के लिए परेशानी का बाइस बन रही है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में मुसलसल बारिश हो रही है और इसके साथ ही लैंड स्लाइडिंग की वजह से आने वाले कुदरती आफत में भी लोगों के लिए परेशानी का बाइस है। महकमे मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश के ऊना, हमीरपुर, मंडी, शिमला और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। IAD ने अगले 6 दिनों के दौरान तेलंगाना और साहिली कर्नाटक में भारी बारिश की पेशगोई की है। 29 अगस्त, 2 और 3 सितंबर को केरला में अलग अलग मकामात पर भारी बारिश का इम्कान है। उत्तराखंड के चमोली जिले में एक बार फिर से बादल फटने का वाकया पेश आया है। ये वाकया तहसील देवाल के मोपाटा में पेश आया है, जिसमें 2 अफराद के लापता होने की इत्तला है। 2 अफराद तारा सिंह और उनकी अहलिया के लापता होने की इत्तला है। 2 दीगर अफराद विक्रम सिंह और उनकी अहलिया जख्मी हैं और इसके अलावा गौशाला भी दब गया है, जिसमें 15 से 20 के करीब जानवरों के दबे होने की इत्तला मिली है। इंतजामिया ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। और उत्तराखंड में मुसलसल मूसलाधार बारिश ने पहाड़ी इलाकों में तबाही मचा दी है और आज सुबह बादल फटने से रुद्रप्रयाग के ब्रेत गांव और चिन्नागढ़ में अफरा तफरी मच गई है। तकरीबन 30 से 40 खानदान नदी के बीचों बीच फंसे हुए हैं, जबकि मवेशियों के भी नुकसान का खदशा है। इंतजामिया ने राहत और बचाव का काम तेज कर दिया है। तो वहीं बागेश्वर में 76 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से सरयू और गोमती नदियों के पानी की सतह खतरे के निशान से करीब पहुंच गई है। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के भिवाड़ी में पापड़गाड़ में आज सुबह दरिया में अचानक तुग़यानी आ गई। हालांकि इसमें BRO पुल बाल बाल बच गया, लेकिन इसकी एक दीवार को बड़ा नुकसान पहुंचा है। पुल पर काफ़ी मिकदार में मलबा और दरख्त और पत्थर फंस गए हैं। फिलहाल गंगोत्री हाईवे का ये हिस्सा नकलो हरकत के लिए बंद है और इसके साथ ही मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से नलोना समेत दर्जनों मकामात पर पानी हाईवे बंद है।
मूसलाधार बारिश ने मुल्क में हर तरफ अफरा तफरी है। मानसून कई रियासतों में तबाही की तरह बरस रहा है। महकमा मौसमियात शिमला के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के 4 अजला कांगड़ा, ऊना, मंडी, सिरमौर में आज मूसलाधार बारिश का इम्कान है। दूसरी जानिब कल बेशतर अजला में बारिश से आवाम को राहत मिलेगी। और आपको बताते चलें कि हिमाचल में इस साल अब तक मूसलाधार बारिश की वजह से 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। बारिश पहाड़ों से मैदानी इलाकों तक तबाही मचा रही है और पंजाब में शदीद बारिश से आने वाले सैलाब ने कई इलाकों में तबाही मचा दी है। रियासत के कई अजला सैलाब से मुतासिर हुए हैं, जहां पर फजिल्का, रामदास, जालंधर, अजनाला में मुसलसल बारिश से सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। सैलाब से फसलों और मकानात को भारी नुकसान पहुंचा है। बड़ी तादाद में देहात पानी में डूब गए हैं। फौज, एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए राहत और बचाव के कामों में मसरूफ हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों से लोगों को बाहिफाजत निकालने की कोशिशें भी की जा रही हैं। मईशत के महाज पर अच्छी खबर है। भारत की सनती पैदावार जुलाई में 3.5% इजाफा हुआ है। वजारत शुमारियात और प्रोग्राम के निफाज के अदद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता बरस इस माह फैक्ट्रियों की पैदावार में 5% इजाफा हुआ है। IIP के 3 बड़े अज्जा में से मैन्युफैक्चरिंग में जुलाई में 5.4% का इजाफा हुआ है, जबकि पिछले महीने में इसमें 3.7% इजाफा हुआ था। बिजली की पैदावार में 6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुल्क की सनती पैदावार इस साल जुलाई में 3.5% की 4 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मजबूत कारकर्दगी की वजह से सनती पैदावार में इजाफा हुआ और इससे कबल मार्च में सनती पैदावार में 3.9% इजाफा देखा गया था। ताहम वजारत शुमारियात और प्रोग्राम के निफाज के जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल इसी महीने में फैक्ट्रियों की पैदावार में 5% इजाफा हुआ था। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नजर डाल लेते हैं, जहां अमेरिकी टैरिफ से मुकाबले के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। आपको बता दें कि अब कपास की दरामद ड्यूटी 3 माह के लिए मुफ्त होगी। 11% तक रियायत दी गई है। वहीं टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग और सारिफिन को दोनों को राहत मिलेगी। और आपको बता दें कि इसी के साथ ही RBI के जो पहले साबिक गवर्नर हैं रघुराम राजन, उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान को किसी एक मुल्क पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। आगे मजीद खबरें भी जान लेते हैं, जहां अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ जंग के दरमियान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात की तारीख को हतमी शक्ल दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमा इतवार यानी कि 31 अगस्त को शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के मौके पर 2 तरफा मुलाकात करेंगे। आगे बढ़ते हैं दिल्ली से। यहाँ पर खबर है जहाँ वज़ीर आला ने तलबा के लिए यू स्पेशल बस सर्विस का आगाज़ किया है। ये बसें 25 मखसूस रास्तों पर चलेंगी। तलबा को 50 रुपये माहाना पास की सहूलत होगी और ये सर्विस DU, JNU और IIT समेत दीगर यूनिवर्सिटियों को जोड़ेगी। रेखा गुप्ता ने कहा है कि तलबा को बेहतर और महफूज सफरी सहूलत मुहैया कराना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। और आगे बढ़ते हैं, जहां पर जनधन योजना के हवाले से ये खबर है। जनधन योजना के 11 साल मुकम्मल हो गए हैं और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब आखिरी सिरे पर मौजूद लोग मालियाती निज़ाम से जुड़ते हैं तो पूरा मुल्क एक साथ तरक्की करता है। आगे बढ़ते हैं, ट्रंप के हवाले से यहाँ पर खबर है, जहाँ ट्रंप इंतज़ामिया का गैर मुल्की तलबा और सहाफ़ियों के अमेरिका में क़याम की मुद्दत पर सख्त पाबंदियाँ आयद करने का फ़ैसला। तो ये थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आपको बता दें कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का आज यौम पैदाइश है और आज के दिन को भारत में कौमी यौम खेल के तौर पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी की पहचान है और 8 बार के ओलंपिक चैंपियन हैं। भारत के हॉकी के सुनहरी दौर में उनका ताउन सबसे अहम था। मेजर ध्यानचंद का हॉकी में वही मकाम है जो पेले का फुटबॉल
और ब्रैडमैन का क्रिकेट में है। कहा जाता है कि ध्यानचंद जब हॉकी स्टिक लेकर मैदान में दाखिल होते थे तो गेंद उनकी छड़ी पर इस तरह से चिपक जाती थी कि जैसे वो जादुई छड़ी से हॉकी खेल रहे हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने मेजर ध्यानचंद को सदी का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया है। ध्यानचंद के एजाज में भारत में खेलों के सबसे बड़े एजाज को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का नाम दिया गया है। कौमी यौम खेल के मौके पर मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद को गुल्हाए अकीदत नजर किया। और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के यौम पैदाइश के मौके पर आज मुल्क भर में खेलों का कौमी दिन मनाया जा रहा है और इस बार स्पोर्ट्स डे का थीम खेल के मैदान में फिट इंडिया 1 घंटा खेल के मैदान के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद की याद में एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। फिट इंडिया थीम के तहत मरकजी वजीर खेल मनसुख मांडविया ने खिलाड़ियों और भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अरकान की मौजूदगी में तकरीब का इफ्तिताह किया। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब।